चैप्टर नंबर 4 का आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। क्या है ये देखिए। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक वायर है, यानी कि एक कंडक्टर है, और उस कंडक्टर में से आई जितनी करंट फ्लो कर रही है। अब हमें क्या पता है कि अगर किसी एक कंडक्टर में से करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब यहाँ पर ये कंडक्टर है और उसमें से करंट फ्लो कर रही है तो उसके आसपास भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनता होगा। अब यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये वायर के पास में सपोज यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पॉइंट P। तो इस पॉइंट P के ऊपर ये वायर की वजह से यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती होगी वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वायर के कंपैरिजन में ये जो पॉइंट है उसका तो क्या लोकेशन है वो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारे वायर से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है सपोज a जितना। ये वायर से ये उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है सपोज a जितना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर यहाँ से देखें तो a डिस्टेंस के ऊपर ये भी पॉइंट a डिस्टेंस के ऊपर हुआ। यहाँ पर सपोज हम कोई ले तो ये भी a जितने डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट हो गया। तो a डिस्टेंस के ऊपर ये जो लाइन में जितने पॉइंट हो गए वो सभी हमारे वायर से a जितने डिस्टेंस पर हो गए। तो हमने क्या कहा कि हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी ताकि ये जो पॉइंट है उसको अच्छी तरह से हम लोकेट कर सकें। तो हमने क्या कहा कि ये जो हमारा वायर है उस वायर से इस पॉइंट P का देखिए ये वायर का जो टॉप मोस्ट यानी कि सबसे ऊपर का जो पॉइंट है उस पॉइंट से हमारा पॉइंट P जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं उसके बीच का ये जो एंगल बनता है परपेंडिकुलर के साथ ये सपोज है φ1 जितना। ये एंगल को हमने नाम दे दिया φ1 कि जो P और हमारा वायर का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है उसके साथ बन रहा है। और हमारे वायर का जो लोएस्ट पॉइंट है सबसे नीचे का ये पॉइंट से जो पॉइंट P है उसका जो परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनता है वो सपोज है φ2। ठीक है। तो ऐसे हम किसी एक पॉइंट को अच्छी तरह से पहले तो डिनोट कर सकते हैं, यानी कि उसको उसका जो लोकेशन है वो फाइंड कर सकते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पर है। एक तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर ऊपर वाले पॉइंट के साथ ये एंगल और नीचे वाले पॉइंट के साथ ये एंगल। ठीक है। अब अगर कोई पॉइंट यहाँ पर होगा तो उसका φ2 कैसा होगा, छोटा होगा, और φ1 बड़ा होगा। तो उस तरह से हम कोई भी पॉइंट किसी भी लोकेशन पे फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब ये बात क्लियर हो गई। अब हम कैसे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें। तो हमने बायो-सावर्ट लॉ में क्या स्टडी किया था कि अगर हमें कोई एक वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि हम उस वायर को इनफाइनाइटेसिमल यानी कि बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट में पहले तो डिवाइड कर देंगे, यानी कि उसको स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे, और फिर कोई एक एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलता है उसका हमारे पास इक्वेशन है जो किसने दिया था, बायो-सावर्ट ने। तो अगर हम किसी एक एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो फाइंड कर ले और फिर इस वायर में ऐसे छोटे छोटे जितने टोटल एलिमेंट हो गए उस सभी एलिमेंट को अगर हम इंटीग्रेट कर दें यानी कि सभी को अगर हम मिला दें तो ये पूरे वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनता होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस वायर के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं और हम उसको सपोज नाम देते हैं कि उस एलिमेंट का नाम है dl, जैसा हम बायो-सावर्ट लॉ में करते थे। और ये dl और ये पॉइंट P उसके बीच का ये जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है r जितना। जैसे हमने बायो-सावर्ट लॉ में किया था वैसा ही नोमेनक्लेचर हमने यहाँ पर भी किया है। और ये जो dl है उसका ये जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ना, उस डिस्टेंस से उस dl का ये परपेंडिकुलर लाइन से ये dl का जो डिस्टेंस है वो है सपोज कि l जितना, यानी कि ये a, ये स्मॉल l और ये r, ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है। अब ये जो r, ये हमारा r और ये a, ये दोनों के बीच का जो एंगल है उसको मैं कह देते सपोज थीटा। क्यों यहाँ पर हमने थीटा लिया, देखिए हम क्या चाहते हैं कि ये पूरे के पूरे वायर के ऊपर जितने ऐसे एलिमेंट हो गए उस सभी का हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट के बीच के सभी पॉइंट हम कवर करना चाहते हैं। तो ये थीटा को पहले हम क्या लेंगे, जो ये परपेंडिकुलर से ये पॉइंट का एंगल कितना है φ2,
तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर ये पॉइंट का एंगल कितना है φ1, यानी φ2 से लेकर φ1 तक सभी पॉइंट के लिए अगर हम थीटा की वैल्यू वेरी करते जाएंगे तो हम सभी पॉइंट को कवर कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर ये जो एंगल है परपेंडिकुलर के साथ में ये लिया थीटा। अब ठीक है, अब ये एंगल अगर थीटा हुआ तो ये कितना होगा, देखिए ये ट्राइंगल के ये तीनों जो एंगल है उसका एडिशन कितना होता है, उसका सम कितना होता है 180 डिग्री। उस 180 में से ये जो एंगल है ये कितना ले गया 90, तो बचा कितना सिर्फ 90। यानी कि सपोज ये एंगल को मैं x मान लूँ तो x, ये वाला एंगल x प्लस ये थीटा दोनों मिलाकर कितना बचा 90। तो इससे हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये एंगल है थीटा और ये है 90 माइनस थीटा और ये 90 डिग्री। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि कोई एक छोटे से एलिमेंट dl की वजह से यहाँ पर छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB बनता होगा। तो उसका हमारे पास क्या इक्वेशन है कि dB इज इक्वल टू, ये हमने कहाँ पर स्टडी किया था बायो-सावर्ट लॉ में, कि कोई एक वायर के ऊपर छोटे से एलिमेंट dl की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड dB बनता है उसका फॉर्मूला होता है dB इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये हमने स्टडी किया था बायो-सावर्ट लॉ में। अब ये थीटा है वो किसका एंगल होता है, तो थीटा एंगल होता है ये dl और ये r के बीच का। dl की डायरेक्शन कौन सी होगी, करंट की डायरेक्शन, तो ये हो जाएगी dl की डायरेक्शन। तो ये dl और ये r दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो होता है यहाँ पर थीटा। तो ये एंगल कितना है हमारे पास 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह पे हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, आपको 11th स्टैंडर्ड में कहीं पर तो ये बीच में आई होगी, अगर नहीं पता है तो अब याद कर लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कोस थीटा। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होगी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा। तो इसको अगर हम यहाँ पर रख दें तो ये इक्वेशन मिल जाएगा हमें dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I dl कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को हम लिखेंगे कोस थीटा डिवाइडेड बाय ये r स्क्वायर। अब ये एक बात हुई एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की। हमें क्या चाहिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर जितने dl हो गए dl सभी dl को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरे का पूरा टर्म। अब इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है उसका एंगल कितना है, ये परपेंडिकुलर के साथ उसका एंगल है φ2 और ये परपेंडिकुलर के साथ जो सबसे ऊपर का पॉइंट है उसका एंगल है φ1। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे φ2 से φ1 तक, तभी ये सभी पॉइंट कवर हो जाएंगे। यानी कि यहाँ हम इंटीग्रेशन करेंगे φ2 से ये φ1 तक, लेकिन यहाँ पर जो φ2 है उसको मैं माइनस लूँगा। क्यों माइनस लूँगा, देखिए अगर ये परपेंडिकुलर है हमारा डिस्टेंस, अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि यहाँ से हमें 20 डिग्री पे जाना है, तो 20 डिग्री की दो पॉसिबिलिटी है, 20 डिग्री ऊपर भी हो सकता है, 20 डिग्री उसके नीचे भी हो सकता है। तो हमको कहना पड़ेगा कि अगर ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसको माइनस कह दे, तो अगर मैं कहूँ कि -20 तो हम इस तरफ जाएंगे, और अगर मैं कहूँ +20 तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। इसलिए हमने क्या कहा कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है φ2 इसको हमने माइनस कह दिया, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे -φ2। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो I है यानी कि करंट, अगर हम वायर में करंट कांस्टेंट रखेंगे तो ये करंट कैसा हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। फिर ये dl, अब इस पूरे वायर में जितने dl हो गए उसको हमें सभी को मिलाना है, यानी कि हमें dl का तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन करंट कैसा एक फिक्स क्वांटिटी है, वो वेरी नहीं करती, तो इसको हम कांस्टेंट मानेंगे। फिर ये μ0/4π वो भी एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है 10⁻⁻⁷। तो ये एक कांस्टेंट और ये कांस्टेंट,
इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और ये कोस थीटा, अब थीटा देखिए, थीटा वेरी करता होगा, यहाँ पर अगर ये पॉइंट होगा तो थीटा बड़ा होगा, अगर ये पॉइंट होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे फिर से थीटा बढ़ता जाएगा, यानी कि थीटा कैसा है, वेरिएबल। तो कोस थीटा का भी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और ये आर यानी कि ये डिस्टेंस, अब ये भी वेरी करेगा। देखिए अगर यहाँ पर आप देखो तो ये पॉइंट के लिए आर ज़्यादा होगा, यहाँ पर आर सबसे कम होगा, फिर जैसे ऊपर जाओगे आर फिर से बढ़ता जाएगा, यानी आर भी वेरिएबल है तो आर का भी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी कि डीएल, कोस थीटा और आर तीनों का हमें इंटीग्रेशन करना है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये जो तीनों की तीनों है वो अलग अलग फॉर्म में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस तीनों को थीटा के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब कोस थीटा तो ऑलरेडी ही थीटा के फॉर्म में है, तो हमें डीएल और आर दोनों को थीटा के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ कि अब देखिए ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल को अगर मैं इसे उल्टा करके बना लूँ तो ये क्या होगा, देखिए ये है हमारी साइड ए, फिर ये डिस्टेंस एल है, उसको मैं ऐसे पकड़ के उल्टा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा एल, और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आर। अब यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, तो ये हो जाएगा एंगल थीटा। अब ये ट्राइंगल के ऊपर से हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा की वैल्यू होती है बेस डिवाइडेड बाई ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, और कोस थीटा की वैल्यू होती है ये बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कि बेस क्या है, ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस यानी कि आर। तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आर को अगर हम यहाँ पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर, और कोस थीटा को यहाँ पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो यहाँ पर से हमने आर की वैल्यू निकाली जो कैसी है, थीटा के फॉर्म में। अब इसी ट्राइंगल के ऊपर से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू, जैसे कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, वैसे टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, तो वो है एल, और बेस कितना है, ए। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि एल इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अब ये जो टर्म है उसकी दोनों साइड को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ एल इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए टेन थीटा। तो ये हो जाएगा डी एल बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ए जो है ये कांस्टेंट है, ये ए क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ए कांस्टेंट है, तो ए कांस्टेंट, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर से हमें वैल्यू मिल गई dl की, यहाँ पर मैं लिख लूँ कि dl इज इक्वल टू हो जाएगा, ये डी थीटा को मैं यहाँ पर रख दूँ तो ये हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो देखिए यहाँ पर से हमें मिली r की वैल्यू और यहाँ पर से मिली हमें dl की वैल्यू। तो ये r और dl की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें ये dl की और r की जगह पे, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा -φ2 से φ1 म्यू 0 डिवाइडेड बाई 4 पाई ये i, और dl के जगह पे आ जाएगा ये टर्म a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर एक कोस थीटा भी था तो ये यहाँ पर कोस थीटा, और ये r की जगह पे क्या आ जाएगा a डिवाइडेड बाई कोस थीटा, लेकिन r का स्क्वायर है देखिए तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए
ए स्क्वायर के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। अब 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा, उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा। ये भी आपको याद होना चाहिए, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो ये अगर हम यहाँ पर रख दें तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन कि -φ2 से φ1 म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और ये आई, ये ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई, ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए ये दोनों सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा कैंसिल, और ये एक ए और ये ए स्क्वायर का एक ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -φ2 से φ1 म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई, ये कोस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई, ये सेक स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया, तो ये डी थीटा और कोस थीटा बचा था, इसको हमने ऐसे लिख दिया कोस थीटा डी थीटा, और नीचे क्या बचेगा एक ए और कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ ए ही बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये टर्म में म्यू 0 और अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट, आई यानी कि करंट कॉन्स्टेंट, और ये ए यानी कि ये डिस्टेंस है वो भी कॉन्स्टेंट, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सिर्फ हमें कोस थीटा का। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि डी बी इज इक्वल टू, सॉरी जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये आई अपॉन ए, इंटीग्रेशन में क्या बचा φ1 तक कोस थीटा डी थीटा, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा। तो अगर इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो मैं इसको लिख सकता हूँ dB को अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल होगा वो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन करने से। तो ये बी नेट का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, मार्कर की कैपेसिटी पूरी हो गई है ब्लू मार्कर की, बी नेट इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन है साइन थीटा, तो साइन थीटा, और ये लिमिट क्या आ जाएगी -φ2 से φ1। तो रख देते हैं अब लिमिट को, पहले φ1 को और फिर -φ2 को, तो ये हो जाएगा म्यू 0 डिवाइडेड बाई 4 पाई आई अपॉन ए साइन पहले φ1 माइनस साइन माइनस φ2। अब साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ऑफ -φ2 हो जाएगा माइनस साइन φ2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए साइन φ1, और यहाँ पर ये प्लस हो गया था साइन φ2। तो ये हमको मिल गया फाइनल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर कोई एक फिक्स्ड लेंथ का वायर है, उसकी वजह से उसके पास में किसी एक पॉइंट के ऊपर उसका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ओके, अब इसके कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। यहाँ पर हमें जो वायर दी गई थी वो थी फिक्स्ड लेंथ की, ये इक्वेशन को मैं ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है, हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर हमें जो वायर की लेंथ दी गई थी वो फिक्स लेंथ थी। अगर हमें वायर की लेंथ इनफाइनाइट तक दे दे, यानी कि ये वायर ऊपर भी इनफाइनाइट तक जाएगा, नीचे भी इनफाइनाइट तक जाएगा, तो यहाँ पर क्या इफेक्ट आएगा उसका देखिए। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ तक चला जाएगा तो ये एंगल ऊपर का है φ1, ये ऐसे इंक्रीज होते होते जब ये इनफाइनाइट तक पहुँचेगा तो ये इंक्रीज होते होते ऐसे ऑलमोस्ट हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि जो φ1 है वो अगर वायर इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री।
उसी तरह से ये अगर इन्फाइनाइट तक चला जाए तो ये फाई टू पे ऐसे इंक्रीज होते 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 हो जाएगा ऐसे ऑलमोस्ट ये परपेंडिकुलर के साथ इसका जो एंगल है वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इफ वायर इज इनफाइनाइट, यानी कि वायर की लेंथ अगर इनफाइनाइट है तो फाई 1 और फाई 2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। और इसको आप यहाँ पर रखोगे तो साइन 90 कितना होता है 1, देखिए म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ये भी 1, तो ये 1 + 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2, तो 2 से ये 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड बी। इसका मतलब कि अगर हम इनफाइनाइट लेंथ की वायर ले तो उसकी वजह से यहाँ पर किसी एक पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो होगा म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए जितना। अब अगर हमारी जो वायर है वो सेमी इनफाइनाइट है, अब ये क्या नया है भाई, सेमी इनफाइनाइट क्या होती है कि अगर एक पॉइंट से वो फिक्स्ड है, यानी कि मान लीजिए कि नीचे की तरफ इनफाइनाइट तक नहीं जाती, यहाँ पर उसकी जो लेंथ है वो फिक्स है, लेकिन वो ऊपर की ओर इनफाइनाइट तक जाती है। तो अगर ऐसा केस है तो वहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे इनफाइनाइट तक जाती है ऊपर की ओर, लेकिन नीचे उसकी लेंथ कैसी है फिक्स है। तो यहाँ पर किसी पॉइंट को अगर हम ले ले तो ये जो ऊपर का एंगल होगा फाई 1, ये अगर पॉइंट इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये फाई 1 इंक्रीज होते 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 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो फाई 2 होगा ये कैसा होगा, देखिए फाई 2 का कुछ भी वैल्यू नहीं होगा क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो फाई 2 क्या हो जाएगा 0, यानी कि सेमी इनफाइनाइट अगर वायर है तो फाई 1 इज इक्वल टू है 90 डिग्री एंड फाई 2 कैसा है 0। तो यहाँ पर आप रखोगे तो साइन 90 यानी कि 1 और साइन 0 तो 0, तो 1 + 0 यानी कि 1, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा b इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए। तो अगर हमारी जो वायर है वो सेमी इनफाइनाइट लेंथ की है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए। ओके, इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले तो आपको ये फिगर क्लियर करनी पड़ेगी, तभी आपको आगे का स्टेप समझ में आएगा। ठीक है, तो इतना इनफ है हमारे लिए कि अगर कोई ये एल लेंथ का वायर है तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमें म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये साइन फाई 1 और फाई 1 फाई 2 क्या है कि हमारा पॉइंट का जो परपेंडिकुलर था इससे ये फाई 1 ऊपर का थीटा और ये फाई 2 नीचे का थीटा। ओके, क्लियर है। तो ये इक्वेशन आप याद कर लीजिए। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।